अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग बात करेंगे 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। एक है कनाडा का स्टडी वीज़ा, जो SDS कैटेगरी की जो आजकल बात हो रही है, जो बंद हो चुका है और दूसरा है जी कनाडा का विजिटर वीज़ा, जिसमें कुछ चेंजेस आई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे असाइलम सीकर्स के ऊपर, जो कनाडा में असाइलम पे लोग हैं या अगर आएंगे तो उनका क्या होगा, और जो फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो आना है, उसके आने से कनाडा को क्या इफेक्ट हो सकता है, खासतौर पे जो इमिग्रेंट्स हैं या जो लोकल यहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करें और टू द पॉइंट बात करेंगे, घुमा फिरा के बात कोई नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी SDS कैटेगरी के बारे में। SDS कैटेगरी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो कि 2018 में कनाडा ने लॉन्च की थी, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज मौजूद थी। SDS कैटेगरी एक फास्ट प्रोसेसिंग स्ट्रीम थी, जिसमें आपकी वीज़ा जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है और जल्दी से आपको उसका वीज़ा मिल जाता था, स्टूडेंट वीज़ा। और उसकी वीज़ा रेशियो भी अच्छी थी। आपको 1 साल की फीस भरनी पड़ती थी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की। आपको GIC सर्टिफिकेट अकाउंट भी बनाना पड़ता था, जो पहले $10,000 का था, अब वो 20,000 का हो चुका था। SDS कैटेगरी में आपको IELTS में भी 6+ बैंड चाहिए थे, नो लेस देन 6 बैंड्स IELTS एकेडमिक। तो ये जो स्ट्रीम थी जी, ये अब जाके ख़त्म हो गई है। और इस स्ट्रीम में जो लोग वीज़ा अप्लाई करते थे, उनको 1-2 दिन के अंदर भी वीज़ा, मैंने 2-3 घंटे के अंदर भी जैसे ही बायोमेट्रिक हुआ वीज़ा लगते देखे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पुराना स्टैंडर्ड जो है स्टडी वीज़ा प्रोसेस है वही होगा। मुझे रीज़न इसकी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली रीज़न इसकी ये है कि अब इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते थे, इंडिया, चाइना वगैरह से। तो कनाडा को एक मल्टी कल्चरल कंट्री कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिटी भी इसकी एक रीज़न हो सकती है कि बाकी कंट्री से भी लोग आएँ और सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इक्वल सबको मौका मिलना चाहिए। सब कंट्रीज एक ही जो स्ट्रीम है उसके नीचे अप्लाई करें ताकि सबको इक्वली मौका मिले। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का ये भी एक बड़ा रीज़न है, डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, और सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए ताकि बाकी भी कंट्री से लोग आएँ, सिर्फ 1 या 2 कंट्री से लोग ना आए। तो ये भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। तो अब आप स्टडी वीज़ा का अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आपको पूरे 1 साल की फ़ीस नहीं भरनी, क्योंकि अब SDS कैटेगरी ख़त्म होगी। अब स्टैंडर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा और वीज़ा रेशियो वैसी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको वाज़ह तौर पे कहना चाहूँगा, वीज़ा रेशियो पहले की तरह नहीं रहेगी, थोड़ी सी जो है रेशियो कम होगी आपकी। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ है कि GIC सर्टिफिकेट, अभी तक तो उसमें कुछ बोला नहीं उन्होंने, GIC सर्टिफिकेट के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड जो पुराना सिस्टम था उसके मुताबिक आपको GIC सर्टिफिकेट नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस भरनी है। और IELTS की भी इसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पूरे 6 बैंड लेने हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, अभी तक खैर इन्होंने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वीज़ा रेशियो अच्छी तभी रहेगी जब आपके पास IELTS में 6 बैंड्स भी होंगे और आपने GIC सर्टिफिकेट बनाया होगा। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो GIC सर्टिफिकेट बनाएं। अगर उन्होंने कुछ इसके ऊपर बोला नहीं है तो बनाएं। आप खुद लॉजिकली सोचें कि वीज़ा ऑफिसर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उस फाइल के ऊपर जो GIC सर्टिफिकेट बना के बैठी है, जिसका कनाडा में 20-22 हज़ार आपने डाला हुआ है एक बैंक अकाउंट में। आपके पास IELTS में 6 बैंड्स हैं तो डेफिनेटली आपकी वीज़ा के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ना कि वीज़ा ऑफिसर उस फाइल को देखेगा जिसमें IELTS के बैंड्स भी कम है और GIC सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है। तो आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, जितनी भी आप अपनी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यार क्या शोर पीछे पड़ा हुआ है यार, बंद करो, एक मौका मिलता है वीडियो बनाने का। जितनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डालनी चाहिए और अपनी प्रोफाइल को बेस्ट बना के वीज़ा अप्लाई करें। आई एम श्योर आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन मुश्किल होगी, अभी टाइम लगेगा। लेकिन आपने उम्मीद नहीं हारनी, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, कनाडा को स्टूडेंट्स चाहिए, कनाडा को इमिग्रेंट्स चाहिए। तो आप अपना स्टडी वीज़ा के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर काम करें और वीज़ा अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। सॉरी, दूसरा हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा के ऊपर। विजिटर वीज़ा के ऊपर कुछ चेंजेस आई हैं। 10 साल का पहले आपको मल्टीपल वीज़ा मिलता था, लेकिन अब उसमें चेंजेस आई हैं कि आपको 10 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको 2 साल का मिल सकता है, आपको 1 साल का मिल सकता है, आपको 3 महीने का मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कितने लेंथ का वीज़ा उनसे मांगते हैं। आप कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों से मिलने आना है, मेरे बच्चों की कॉन्वोकेशन है, मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में आना है, किसी इवेंट में आना है, किसी वर्कशॉप में आना है, कुछ भी, आप बर्थडे पार्टी कह सकते हैं, शादी कह सकते हैं। जितने लेंथ का आप वीज़ा मांगेंगे शायद आपको उसी लेंथ का वीज़ा मिले। शायद वो 1 महीने का हो, शायद वो 3 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो। ये वीज़ा ऑफिसर को भी डिपेंड करता है और वीज़ा ऑफिसर आपकी जो है प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह चेक करेगा, आपकी प्रोफाइल को खुद देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो वीज़ा आपका प्रोसेस होता था वो एक सॉफ्टवेयर था, आई थिंक उसका नाम चिनूक था,
वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वीजा की रिजेक्शन करता था, जो एक बड़ा अजीब सा सिस्टम था कि अच्छी फाइलों को भी वो वापस भेजता था, रिजेक्ट करता था। लेकिन अब वीजा ऑफिसर खुद देखेगा, जब वो खुद देखेगा तो जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, जो जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनको घबराना नहीं है, जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनका वीजा ऑफिसर जब खुद देखेगा तो डेफिनेटली वीजा के चांसेस आपके बढ़ेंगे, और वीजा के चांसेस सबके बढ़ेंगे, क्योंकि ये वीजा जब लगते रहेंगे 8-8 10 दिन के लोगों को वीजा लगेंगे, 15-15 दिन के, 2-2 साल के लगेंगे, या 3-3 महीने के, तो आपके 3 महीने बाद या 1 साल बाद वीजा खत्म हो जाना है। तो वीजा ऑफिसर चाहेगा कि लोग आते जाते रहें, तो वीजा ज्यादा लोगों का लगेगा पहले 10 साल के अंदर एक आपकी मल्टीपल, पहले आपकी 10 साल की मल्टीपल एंट्री लगती थी, तो डेफिनेटली कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, कुछ लोग की फाइनेंशियल सिचुएशन हर साल वैसी नहीं रहती थी। तो कनाडा को भी इस चीज़ का आइडिया था, कि आइडिया हो चुका है कि बहुत सारे लोग 10 साल का वीज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, और जब वो कनाडा आते हैं तो फिर कनाडा को उसका इतना फायदा नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली अब इससे फायदा होगा, बार बार जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा की जो फीस है वो भी उनको मिलेगी, और सही लोग आएंगे जिनके पास पैसा वैसा होगा, बार बार आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, बार बार आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो जेन्युइन लोग भी आएंगे और कनाडा को भी उससे फायदा होगा। तो विजिटर वीज़ा को बंद नहीं हुआ, विजिटर वीज़ा की रेशियो बहुत अच्छी है, लिख के रख ले, मैं कह रहा हूँ आपको, कनाडा के विजिटर वीज़ा पहले से ज़्यादा अब लगेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली विजिटर वीज़ा के ऊपर, मैंने इसके ऊपर पहले बात की थी, मैं डिटेल से एक पॉडकास्ट भी करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं क्विकली वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मैंने वाइंड अप करना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप, असाइलम की बात करें, चलें डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये नुकसान होगा जी कि यूएस में 11 मिलियन लोग इलीगल रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और 1 मिलियन तो उनके किसी मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि हम इनको फारिग करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिसेंटली इतने कमेंट्स आए, इतने लोग सर्च कर रहे हैं आजकल, इतने लोगों से गूगल कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं कि कनाडा हम यूएस से कैसे हैं, तो लोग ज़्यादातर डेफिनेटली इलीगली आएंगे, तो उससे क्या होगा जी, कनाडा को नुकसान हो सकता है। सॉरी मेरा हाथ थक गया। अच्छा, तो इलीगल लोग बहुत सारे अगर आएंगे तो कनाडा को उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग जब यूएस से यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादातर लोग असाइलम ही लेंगे, तो उससे क्या होगा कि कनाडा को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो होपफुली कनाडा इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा हो, और मैं सबको बताना चाहता हूँ जिसने यूएस में कोई असाइलम वाला लिया हुआ तो उनको कनाडा ऐसे नहीं आना चाहिए, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड कंट्री सेफ एग्रीमेंट अगर आपको नहीं पता उसको पढ़ लें, उसके मुताबिक अगर आपने यूएस वगैरह में कोई असाइलम केस डाला हुआ है, या आपका असाइलम केस वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, या कुछ भी हुआ है, आप कनाडा में जब आएंगे असाइलम डालेंगे तो आपका वो केस अप्रूव होना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो अगर आप ये मिस्टेक करने जा रहे हैं तो ये मिस्टेक ना करें, कि अगर आपको गाइड कर रहा है तो ऐसा ना करें, अगर प्रॉपर वीज़ा लेके आएँ वो बेटर होगा आपके लिए। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसने कह दिया है कि मैंने जो इलीगल लोग हैं उनको मैंने फारिग करना, उनको मैंने भेजना है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं असाइलम सीकर्स के ऊपर। तो कनाडा में बहुत सारे लोग आते हैं, कनाडा डेफिनेटली एक वेलफेयर स्टेट है जी। 1951 में आई थिंक एक जेनीवा कन्वेंशन थी, उसके उधर उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, एग्रीमेंट साइन किया था, उसके मुताबिक जो भी लोग जिनको कोई मसले मसाइल है अपने मुल्क में, कोई जान का खतरा है, वो कनाडा में आके असाइलम ले सकते हैं, असाइलम सीक कर सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। कनाडा उनको अकोमोडेट भी करता है, हेल्थ केयर बेनिफिट भी देता है, फ्री एजुकेशन भी उनको ऑफर करता है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन ऑफर करता है, मंथली फंड्स भी देता है जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, मतलब पूरी सेटलमेंट में कनाडा आपको असिस्ट करता है। तो देखिए, ये चीज़ कभी भी कनाडा जब तक वो एग्रीमेंट है उसके ऊपर वो उनको चलना पड़ेगा, उसको बंद नहीं कर सकता। तो असाइलम के ऊपर अभी तक कोई ऐसी मैंने नेगेटिव चीज़ नहीं देखी, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है, इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा, उनको बहुत सारे एग्रीमेंट तोड़ने पड़ेंगे। जो असाइलम वाले इतने घबराते हैं कि हम लोग कनाडा में असाइलम पे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी तक कभी भी कुछ भी हुआ है तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हुआ है, विजिटर वीज़ा वालों को हुआ है, वर्क परमिट के ऊपर जो आए हुए हैं या जो LMI ये लेते हैं उनके लिए इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन असाइलम वालों के लिए अभी तक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। और लॉजिकली इतनी आसान भी नहीं है चीज़ करनी, क्योंकि अगेन खुद एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है, तो कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता आगे लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ। हाँ, आगे जाकर कोई स्क्रूटनी वाला टाइट हो सकती है कि कौन से लोग असाइलम कैसे ले सकते हैं, किस तरह की जो है उनसे चीज़ें मांगी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, या इसके ऊपर ऐसी कोई एकदम सख्ती नहीं की जा सकती, स्क्रूटनी टाइट की जा सकती है। अब डिटेल से इसके बारे में अगर आप ये सारी बातों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट करवा सकती है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देता, तो देखें मेरे बहुत सारे काम और भी होते हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया, इतने ज़्यादा लोग हैं। अब अगर मैं सबको कमेंट के रिप्लाई करने बैठ के, मैसेजेस के रिप्लाई करने बैठ के, तो मुझे बताएं कि मैं पेट कहाँ से भरूंगा अपना। मैंने भी अपनी चीज़ें देखनी है, मैंने भी बहुत सारे काम जहाँ पे करने होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहता हूँ, तो सबको एकदम से जवाब देना आसान नहीं है। मैं डेफिनेटली वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आपको इतने ही आप सीरियस हैं तो आप डेफिनेटली मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें, उसका एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें और
उसके मुताबिक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे बात करता हूँ जो लोग सीरियस होकर आते हैं मेरे पास। और अगर आप कनाडा में आते हैं, कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए, मेरी टीम से हेल्प चाहिए, अकोमोडेशन में, सेटलमेंट में, किसी भी चीज़ में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू गाइस। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।